नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। इस शो में हमेशा की तरह हम आपके सामने पेश करते हैं एक ऐसी जानी मानी स्कीम जहां पर आप ना सिर्फ लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं, लेकिन मध्यम अवधि में भी बहुत शानदार रिटर्न्स कमा सकते हैं। इस हफ्ते हमने निफ्टी पर एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखा। ताबड़तोड़ तेजी आप आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर में देख रहे हैं, और अन्य कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आपको बाजार में तहलका मचाती हुई दिखेंगी। आज फायदेमंद फंड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, और इस स्कीम के फंड मैनेजर श्री विनय पहाड़िया साहब हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे। विनय जी बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं म्यूचुअल फंड्स के मार्केट में, और आप यूनियन एएमसी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर भी हैं। पहाड़िया साहब, स्वागत है आपका। दो लाइनें मैं ज़रा आपके बारे में कहना चाहता हूँ। पिछले 2 दशकों में पहाड़िया साहब ने इन्वेस्को, डीबीएस चोलामंडलम, केआर चोकसी और फर्स्ट ग्लोबल जैसी संस्थाओं के साथ काम किया है, और अब आप यूनियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं। पहाड़िया साहब, स्वागत है आपका। ताबड़तोड़ तेजी हम लोग सेकेंडरी मार्केट्स में देख रहे हैं। निफ्टी ने इस बार एक रिकॉर्ड क्लोज दिया। बहुत ही शानदार मोमेंटम आपको मेटल काउंटर्स में दिख रहा है, और बहुत ही अच्छी तेजी आपको आईटी स्टॉक्स में आती हुई दिख रही है। क्या आपके हिसाब से हम लोग एक ठीक दौर से गुजर रहे हैं, या यहाँ पर आपको मार्केट्स ओवरहीटेड दिखते हैं? धन्यवाद शैल जी, मुझे शो पर इनवाइट करने के लिए। मार्केट्स पर हमारी जो कमेंट यही है कि मार्केट्स आज के दिन थोड़ा ओवरहीट लग रहा है। हमें लगता है जैसे मार्केट्स एक फेयर वैल्यू के ऊपर निर्धारित होते हैं। जो अंडरलाइंग कंपनीज हैं उनकी जो वर्थ होती है उसके आसपास फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे हम लोग देखा लास्ट 1-1.5 साल पहले मार्केट्स काफी अंडर वैल्यूड थे, क्योंकि काफी डर की भावना फैली हुई थी सभी इन्वेस्टर्स में, और लोग सेल करना चाहते थे। और आज के दिन हम देख रहे हैं कि मार्केट्स एक ओवर वैल्यूड जोन में आ गया है, सिंपली बिकॉज काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है इन्वेस्टर्स की, और डर की जगह एक लालच जैसे इमोशंस ने ले ली है। हमें ये लग रहा है कि आज के दिन हमने कुछ रिटर्न्स फ्यूचर से बोरो कर लिए हैं। आने वाले कल में आज अगर कोई निवेशक इन्वेस्ट करता है तो उसके आने वाले 4 या 5 साल की जो रिटर्न्स हैं थोड़ी सबड्यूड रहने वाली है। बहुत ही आपका जो राय है बहुत बढ़िया है। पहाड़िया साहब, ये बताइए कि कौन कौन से सेक्टर्स आपको ऐसा लगता है कि ओवर वैल्यूएशन के दौर से गुजर रहे हैं, और हमेशा की तरह बाज़ार एक एमलगम है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का, बहुत सारी कंपनीज़ का, तो कहीं आपको अंडर वैल्यूएशन भी दिखती होगी। कौन से ऐसे 2 सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है बुल्स ने ज़्यादा तेज़ी कर दी, और कहां ऐसे 2 सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि अभी भी मोमेंटम आना बाकी है? बिल्कुल। हम मार्केट को एक फ्यूचर रिटर्न्स के प्रिज्म से देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में हम कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमारी कितनी पोटेंशियल रिटर्न्स हो सकती है। मार्केट्स में जो वैल्यूएशन निर्धारित होती है वो फ्यूचर रिटर्न्स के बेस पर होती है। उसके बेस पर आज के दिन हमें लग रहा है जैसे कमोडिटीज क्षेत्र ऐसा है जहां पर वैल्यूएशंस थोड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है कंपेयर टू जो हमें लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 5 साल के जो रिटर्न्स लग रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमें लग रहा है कि कमोडिटी कंपनीज ऐसी है जहां पे थोड़ी वैल्यूएशंस ज्यादा है। दूसरी एक एरिया जो हमें लग रही है जहाँ पे थोड़ी पोटेंशियल वीकनेस लग रही है वो है फाइनेंशियल्स, जैसे कि बैंकिंग क्षेत्र में है। वहाँ पे हमें लग रहा है कि पोटेंशियल रिटर्न्स थोड़े वीक हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कंपनीज को कोविड के चलते काफी हिट आ रहा है, और एक ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। और जो सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं उनमें है आईटी सेक्टर। बिल्कुल ये सेक्टर ऑप्टिकली एक्सपेंसिव दिखता है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज की जो डिमांड है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस हमारे अपने आईटी स्पेंड को बढ़ा रही हैं इम्प्रूव करने के लिए। आईटी क्षेत्र की कंपनियां हमें लगता है अच्छा करेंगी। और उसके साथ साथ एक सेक्टर है टेलीकॉम। वहाँ पे हमें लगता है कि एक इंडस्ट्री कंसोलिडेट होती जा रही है, और जो बार्गेनिंग पावर है वो कुछ ही कंपनियों के पास शिफ्ट हो रहा है।
उसके चलते हमें लगता है कि पोटेंशियल इस सेक्टर का काफ़ी अच्छा हो सकता है। और एक फाइनली एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहाँ पे काफ़ी इंजीनियरिंग कंपनीज़ है, जहाँ पे सिक्लिकल कंपनीज़ हैं। हमें लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर ये क्षेत्र की कंपनियाँ थोड़ी अच्छी कर सकती है, बिकॉज़ जब इकोनॉमी में साइक्लिकल अपटर्न देखने को नज़र आएगा, तब यहाँ की ये सब कंपनियों में एक ऑपरेटिंग लेवरेज नज़र आने लग जाएगा, जिसके चलते अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। तो हमें ये 3 सेक्टर्स पसंद हैं। चलिए, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स में आप फिलहाल वैल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और पहाड़िया साहब को ओवर वैल्यूएशन के कुछ जोन्स में मेटल काउंटर्स जो कि कमोडिटी स्पेस से जुड़े हुए हैं और बैंकिंग में परेशानी आती हुई दिखती है। विनय जी, ज़रा चर्चा करते हैं यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड की। काफ़ी कुछ जो आपने रूपरेखा बताई है वो आपके फंड में बहुत अच्छी तरीके से झलकती है। 3 साल पुराना फंड है, काफ़ी डेटा आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपके पास 1040 करोड़ रुपए हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और लगभग 50% यहाँ पर पैसा जो है फिलहाल कैश और कैश इक्विवेलेंट्स है। 30% पैसा इक्विटी में आपने निवेश कर रखा है और 19% पैसा आपका डेट में निवेशित है। इक्विटी और डेट की तरफ अगर आप नज़र डाल लें तो बहुत ही टॉप क्लास आपने निवेश किए हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लू चिप्स और सॉवरेन पेपर और AAA पेपर आपके पोर्टफोलियो में है। पहाड़िया साहब, डिफेंड कीजिए 50% कैश और कैश इक्विवेलेंट, यानी कि 500 करोड़ रुपया आपका आइडल पड़ा हुआ है उस टाइम जब बाजार में धमाकेदार तेजी है। शैल जी, ये फंड एक्चुअली उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो पैसा इसमें डालकर बिल्कुल भूल जाना चाहते हैं। बाजार के उतार चढ़ाव से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाजार में जो तेजी आती है उससे उन्हें लालच की भावना ना आए और जो मंदी आती है उससे उनमें डर की भावना ना आए। वो कंट्रोल करने के लिए ये एक बढ़िया तरीके का फंड डिजाइन किया गया है। आज के दिन जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि भाई बाजार में आज काफी तेजी है, लोग बहुत अच्छे से पैसा डालना चाहते हैं। फ्यूचर रिटर्न्स है आज के दिन हमें लगता है कि थोड़ी वीक हो गई है। इसके चलते हमने जो इक्विटी का जो एलोकेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 रुपए हमें दिए इस फंड में, तो जो इक्विटी का एलोकेशन है वो सिर्फ 30 रुपए है और बाकी के आप जो देख रहे हैं वो आर्बिट्राज पोजीशंस में है या फिर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में है, जो कि काफी सेफ कहलाए जा सकते हैं। इन पे मार्केट के फ्लक्चुएशंस को कोई असर नहीं होगा। सिर्फ 30% इन्वेस्टेड है, ना कि इनफैक्ट 50% भी नहीं है, हमारा सिर्फ 30% इन्वेस्टेड है मार्केट में। और ये हमने इसीलिए कम करके रखा है बिकॉज हमें लग रहा है मार्केट आज एक्सपेंसिव जोन में है और फ्यूचर रिटर्न्स थोड़ी कम हो चुकी है। इसके लिए ये फंड उन सब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है अगर मार्केट यहाँ से अगर कम हो जाता है तो जी। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मार्केट में काफी डर की भावना थी, फॉर एग्जांपल अप्रैल 2020 में, उस वक्त इस फंड ने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर करीब 80% कर दिया था। तो पहाड़िया साहब, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है आपने अपना असला और बारूद बिल्कुल सूखा रखा है कि अगर बाजार में करेक्शन आए तो आपके पास तरलता हो और आप उस लिक्विडिटी को डिप्लॉय करें उन काउंटर्स में जहां पर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखते हैं। क्या मेरी सोच ठीक है? बिल्कुल इसी तरीके की सोच है कि जब मार्केट, एक बहुत ही आसान तरीके से आप इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, जब मार्केट महंगा होगा तो हम मार्केट में कम इन्वेस्ट करेंगे और जब मार्केट में मंदी आएगी तब हम ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। इसे आप दो पॉकेट्स की तरह विजुअलाइज करिए कि अगर मार्केट फेयरली वैल्यूड है, नॉर्मल वैल्यूएशन है, तो 50 रुपए एक पॉकेट में रहेगी जो फिक्स्ड इनकम है और 50 रुपए इक्विटी में इन्वेस्टेड रहेगी। लेकिन अगर मार्केट सस्ता हो जाता है तो हम फिक्स्ड इनकम की पॉकेट में से पैसे निकालकर इक्विटी की पॉकेट में डालते हैं और अगर मार्केट महंगा हो जाता है तो हम इक्विटी के पॉकेट में से पैसे प्रॉफिट बुक करके फिक्स्ड इनकम की पॉकेट में डाल देते हैं। चलिए, ये बखूबी बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी और सोच है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो निवेशक हैं वो इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर आप लोग सोचते हैं कि कैश में रह के पहाड़िया साहब ने कम रिटर्न कमाया है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 1 साल का रिटर्न देखें यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का, तो वो लगभग 22% है
और ये अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत आगे है। विनय जी, चर्चा आगे शुरू करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 300 करोड़ रुपए आपके निवेशित हैं, ये 86 स्टॉक्स पर हैं, बहुत ही फ्रैगमेंटेड आपकी होल्डिंग्स हैं, और अक्सर मैंने ये पढ़ा है और ये मेरा तजुर्बा भी रहा है कि अगर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स हों तो आप बढ़िया रिटर्न दे पाते हैं। 86 स्टॉक और 300 करोड़ आपके पास इक्विटी में, क्या ये सही है इस टाइम जब बाजार में बहुत लंबी दौड़ आपको लगती हुई दिख रही है फ्रंटलाइन काउंटर्स पे? सो शैल जी, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो पार्टली सही है, पार्टली गलत, क्योंकि इसमें हमने दो तरह की पोजीशंस होती है इक्विटीज में। एक होती है अनहेज्ड एक्सपोजर, माने रियल एक्सपोजर इन द इक्विटी मार्केट, जिससे कोई भी फ्लक्चुएशन हो उन कंपनीज में, वो उस फ्लक्चुएशन का बेनिफिट फंड को मिले। और एक होता है आर्बिट्राज पोजीशन, ये हेज्ड पोजीशन होती है, प्योरली एक फिक्स्ड इनकम की तरह। तो जो आपने 86 पोजीशंस देखी है, उनमें से काफी हद तक आर्बिट्राज पोजीशंस है और काफी अनहेज्ड पोजीशंस है। सो जो अनहेज्ड पोजीशंस है वो करीब 40 से 55 स्टॉक्स के बीच में ऑसिलेट करती है एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम। सो हमारा जो अनहेज्ड इक्विटी एक्सपोजर है, जो 30% मैंने कहा, वो करीब 50 कंपनियों में डिप्लॉयड है। चलिए, तो इस तरीके से पहाड़िया साहब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं कि उनके हिसाब से फिलहाल बाजार के कुछ हिस्से ओवर वैल्यूड हैं और बेहतर यही होगा कि एक अच्छे मौके की तलाश की जाए, और फिलहाल कैश में आप ज़्यादा बैठे हैं। पहाड़िया साहब, एक और डेटा पॉइंट मेरे सामने है और वो है आपके एक्सपेंस रेशियो पर। आपका 3 साल पुराना फंड है और मैं सेक्टोरली देख रहा था, आपका एक्सपेंस रेशियो लगभग 2.29% है। ये अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। अब बताइए, इसको आप कैसे डिफेंड करते हैं? या तो आपके साथ निवेशक बना रहे और जब वो जाने की चेष्टा करे तो आप उससे लगभग 2.3% उसका AUM वापस ले लेंगे। सो शैल जी, एक्सपेंस रेशियो इस तरह एक ऑन अ डेली बेसिस कंप्यूट किया जाता है। सो जैसे कि आज आपने अगर मुझे 100 रुपए दिए, तो उसमें से आपने 2 रुपए हर ऑन अ डेली बेसिस, सो 2 डिवाइड बाय 365 रफली उतने आपके पैसे कट जाएंगे। सो जो भी NAV आप देख रहे हैं एज अ इन्वेस्टर, वो आपको एक्सपेंस कट करने के बाद देखने को मिलती है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव एज फंड मैनेजर्स वो है कि आफ्टर रिड्यूसिंग ऑल एक्सपेंसेस आपको क्या रिटर्न्स प्राप्त होते हैं। और हमारा जो एक प्रोप्राइटरी अप्रोच है, जिसमें हम मार्केट की फेयर वैल्यूज को देखते हैं, ना कि सिंपल P मल्टीपल को देखें, ना कि सिंपल प्राइस टू बुक को देखें, ये जो प्रोप्राइटरी अप्रोच है, हमें लगता है इसके वजह से, इसके चलते इन्वेस्टर्स का जो रिटर्न्स है वो काफी अच्छा हो सकता है। एंड एक्सपेंस रेशियो शुड पे अप फॉर ऑल ऑफ दैट। सो हमारा, जैसे कि अगर आपने एक और चीज नोटिस की होगी, जैसे जैसे फंड्स का AUM बढ़ रहा है, एक्सपेंस रेशियो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। सो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जैसे जैसे AUM बढ़े, एक्सपेंस भी कम होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स को हमारे जो स्किल्स है, हमारा जो एक रिसर्च बेस है, उसका बेनिफिट फंड में नजर आएगा। और आई थिंक इट इज फॉर दैट इन्वेस्टर्स आर पेइंग द एक्सपेंस। अच्छा, ये बताइए पहाड़िया साहब, लंबी अवधि में, क्योंकि आप और हम बहुत ही दूर तक देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के निवेशकों को, क्या लगता है आपको एक ठीक एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए? फिलहाल 2.29% है। मान लीजिए कि एसेट्स यहाँ से डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, तो क्या एक्सपेंस रेशियो भी उसी प्रतिशत से कम होगा? ये आई थिंक एक्सपेंस रेशियो का जो कंप्यूटेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्शनली जैसे जैसे एसेट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज द डायरेक्शन। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्वेस्टर को जो रिटर्न्स मिलती है वो सारे एक्सपेंसेस के बाद मिलती है। सो अगर हमारा ज्यादा एक्सपेंस हो और अगर हमने उसके लिए ज्यादा मेहनत ना की, तो हमारा रिटर्न्स जो दिखेगा वो कम दिखने लग जाएगा, तो इन्वेस्टर को अपने आप अच्छा ना लगेगा और इन्वेस्टर विल देन बी एबल टू मेक अ बेटर डिसीजन। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो मेहनत है, हमारी जो रिसर्च है, वो सारी चीज एक्सपेंस रेशियो में के बाद आउट परफॉर्मेंस लाने पे निर्धारित होती है। चलिए, आउट परफॉर्मेंस तो ज़रूर आपके फंड में है ही। अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें, दिसंबर सन 2017 में ये फंड लॉन्च हुआ था,
तो हर साल आपने 12.6% रिटर्न कमाए हैं और यूनियन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5 स्टार रेटिंग रखता है और ये जो 2.29% एक्सपेंस रेशियो है, शायद ये इस हिसाब से ठीक है। अपनी कैटेगरी में आप पहले पायदान पर खड़े हुए हैं। ऐसा करते हैं पहाड़िया साहब, यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग आपको डिस्कस करते हुए दिखेंगे वो शानदार मोमेंटम जो सीमेंट स्टॉक्स में आता हुआ दिख रहा है, मिड कैप आईटी जहाँ पर आपको तहलका दिख रहा है, और आईपीओ का बाजार जो बहुत ही गर्म है, जहाँ पर आप हर हफ्ते 2 या 3 आईपीओस को आते हुए देख रहे हैं और लिस्ट होते हुए देखेंगे, लेकिन ये एक अंतराल के बाद। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है विनय पहाड़िया साहब से, डिस्कस हो रहा है यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड, और एक से एक बढ़िया जवाब आ रहे हैं उन सवालों के जिनका जवाब पूरे बाजार में आप ढूंढते फिरते हैं। पहाड़िया साहब, आपने शुरुआती सत्र में कहा कि आईटी आपको पसंद है। मिड कैप सॉफ्टवेयर कंपनीज की अगर आप वैल्यूएशन देखें तो वहां पर आपको आसमान छूती हुई दिखेंगी। स्टॉक्स के नाम मैं नहीं लूंगा, सब चर्चित हैं। ये बताइए, क्या यहां पर एक परेशानी की स्थिति है? ये वही कंपनीज हैं जो लोगों के लिए एट्रिशन रेट आपको 12-13% बढ़ता हुआ दिखेगा, और यही कंपनीज कंपीट कर रही हैं ब्लू चिप आईटी कंपनीज के लिए लोगों को हायर करने के लिए। ये चिंता नहीं है? बिल्कुल शैल जी। मिड कैप आईटी एक विद इन आईटी क्षेत्र ऐसी कंपनीज है जो काफी फास्ट ग्रोथ कर रही है आज के दिन। बहुत सी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने एक स्पेशलाइजेशन बना ली है, जैसे कि कुछ कंपनियां फोकस कर रही है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, कुछ कंपनियां फोकस कर रही है निश फैक्टर्स लाइक जैसे हेल्थ केयर में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो इन्होंने अपनी अपनी एक स्पेशलाइजेशन डेवलप कर ली है, जिसके चलते इनकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी फास्ट हो रही है। हमारे अनुमान से मिड कैप आईटी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अगले 4 से 5 साल तक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और आज के दिन जो इनकी वैल्यूएशंस है वो काफी हद तक ये चीज को कैप्चर इन कर रही है। वैल्यूएशंस पे एक चीज और बताना चाहूंगा। वैल्यूएशंस अर्निंग्स ग्रोथ, रिटर्न्स ऑन इक्विटी पे काफी हद तक डिपेंड करती है। मिड कैप आईटी क्षेत्र की कंपनियां ऐसी है जहाँ पे ग्रोथ रेट ज्यादा है, और इसके लिए इनके जो वैल्यूएशंस है वो भी थोड़े ज्यादा प्रीमियम है। चलिए, ये बात तो सही है कि अगर आपको ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा अर्निंग्स आता हुआ दिखता है तो मल्टीपल अपने आप बढ़ जाता है। पहाड़िया साहब, इस बार एक यूनिक चीज़ बुल मार्केट में ये हुई कि हम लोग फ्रेश कैपेसिटी एडिशन आते हुए देख रहे हैं कई सेक्टर्स में, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो स्टील हो। क्या ये एक बढ़िया डेवलपमेंट है बुल मार्केट के लिए? अक्सर पहला वाला जो बुल मार्केट्स हुआ करते थे वो लिक्विडिटी या ग्लोबल रैली के साथ हम लोग बढ़ते थे। इस बार एक अलग चीज भारतीय अर्थव्यवस्था में होती हुई दिख रही है, ये है कैपेसिटी एडिशन। बिल्कुल, ये दोनों सेक्टर्स कमोडिटीज क्षेत्र में आते हैं, और विद इन ये दोनों सेक्टर्स हमें लगता है स्टील एक ग्लोबल कमोडिटी है, और वहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल, जैसे कि चाइना की तरफ से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं एक्सपोर्ट्स को कर्व करने के लिए, ये सब मेजर्स स्टील सेक्टर को कुछ काफी बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो झुकाव है वो सीमेंट सेक्टर की तरफ ज्यादा है, सिंपली बिकॉज ये एक डोमेस्टिक कमोडिटी है, और यहाँ पे हमने देखा है कि कैपेसिटी एडिशन से ज्यादा फास्टर ग्रोथ रही है डिमांड के अंदर, और उसके चलते कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इस सेक्टर का काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। और उसके चलते दो चीज हो रही है, एक तो इस सेक्टर की जो कंपनीज है उनकी रिटर्न्स ऑन इक्विटी काफी अच्छी बढ़ रही है, और दूसरे हमें लगता है कि एक लिमिट के बाद जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहुंच जाती है तो प्राइसेस के काफी बढ़ने की उम्मीद हो जाती है। तो ये दोनों फैक्टर्स सीमेंट क्षेत्र की कंपनियों को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलिए पहाड़िया साहब, एक और बाजार में चिंता ये व्यक्त की जा रही है कि आप सन 2021 में इतने आईपीओस आते हुए देख रहे हैं, इतना ज़बरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग प्रीमियम है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंडरी मार्केट का जो बुल रन है वो धकेला ना जाए। क्या ये एक चिंता का विषय है कि हर हफ्ते हम 4 आईपीओस देखते हैं और 6 लिस्टिंग्स? बिल्कुल, ये काफी चिंता का विषय है, सिंपली बिकॉज इसमें हम जो देख रहे हैं वो है जो काफी निवेशक है वो इसे एक लॉटरी की तरह इस्तेमाल करते हैं, या एक स्पेकुलेशन की नजरिए से देखना चाहते हैं कि हमने पैसे डाल दिए आईपीओ में,
कंपनीज के आईपीओ लिस्टिंग तो प्रीमियम पे होगी और उसे हम सेल कर दें। ये एक इंटेंशन से लोग पैसा डाल रहे हैं, जिसके वजह से हमें लगता है एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन डेवलप हो रही है। आई थिंक उसके वजह से भी हम इन्वेस्टर्स में एक स्पेक्युलेटिव इंटेंट देख रहे हैं। आपके चैनल से मैं आपके निवेशकों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे ठोक बजाकर चेक करिए किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आप उस कंपनी में 3 से 5 साल तक अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही इस इंडिविजुअल आईपीओ में इन्वेस्ट करें। प्योरली लिस्टिंग गेन्स के लिए आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक काफी डेंजरस स्ट्रैटेजी है, और मैं एडवाइस करूंगा इन्वेस्टर्स को उससे दूर रहने। जी पहाड़िया साहब, समय बहुत कम है और आपसे आखिरी प्रश्न का टाइम आ चुका है। आपने कहा कि बाजार एक ओवर वैल्यूड जोन में है और आगे आने वाले भविष्य से हम लोगों ने कुछ रिटर्न्स फिलहाल खींच लिए हैं जो कि उम्मीद से बेहतर थे। अब ये बताइए, अगले 3 सालों में, 3 से 5 सालों में आपको मेन इंडिसेस या हमारा जो बाजार है ओवरऑल किस लेवल पर, प्रतिशत पर कंपाउंड होता हुआ दिखता है? उससे हमें यह पता चलेगा कि निवेशक नया पैसा एसआईपीज में डालेंगे या नहीं। शैल जी, मुझे ये लिबर्टी नहीं है कि मैं बाजार के लेवल्स पे कमेंट कर सकूं, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि जो इक्विटी के जो रिटर्न्स है वो काफी कम हो चुके हैं फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर्स वो रिटर्न्स तभी प्राप्त कर पाएंगे जब वो आने वाले कल की जो वॉलेटिलिटी है उसके अंदर उसको झेलकर इक्विटीज में बने रहें। अगर आप मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा करेक्ट होता है और मार्केट्स को एग्जिट कर देते हैं तो यू विल नॉट मेक दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स। सो आई वुड जस्ट से दैट कि मार्केट्स का जो पोटेंशियल रिटर्न है वो कम हो चुका है और आने वाले कल में इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। चलिए पहाड़िया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और इतनी बढ़िया राय आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी। वनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब फायदेमंद शो को यही समेटते हैं। आपने पहाड़िया साहब की राय सुनी और उनके हिसाब से फ़िलहाल बाज़ार के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो काफ़ी गर्म हैं, लेकिन उनको अच्छी वैल्यू फ़िलहाल सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग स्पेस से आती हुई दिख रही है। इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पर आप खासा नज़र रख सकते हैं आगे आने वाले कुछ महीने और सालों में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।